ऐसा अक्सर कहा जाता है कि समय अपने आप को दोहराता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान में। 20 साल पहले के कुछ काले दिन अफगानी लोगों के लिए वापस आते हुए लग रहे हैं। नमस्कार, मैं नकुल महाजन आज बात करूंगा अफगानिस्तान के प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में। कौन है ये तालिबान वाले और ये आखिर चाहते क्या हैं? इस टॉपिक पे मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो उसी पार्ट का कंटिन्यूएशन है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं हम। बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबाना ज़रूर, क्योंकि उससे आपको मेरे चैनल के रिसेंट अपडेट्स मिलने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे एक सिविल वॉर से चलते हुए तालिबान का एक ग्रुप बना और कैसे वो तालिबान के ग्रुप ने अफ़गानिस्तान पे रूल करा, और उसके बाद अमेरिका ने तालिबान को हटा दिया, उसामा बिन लादेन को मारा, और तालिबान के जो फाउंडर थे मुल्ला मोहम्मद ओमार, उनकी भी डेथ हो जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे तालिबान ने अब अमेरिका को ही हटा के वापस अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, और अब आगे जाके उस कब्ज़े से इस दुनिया पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी चल रहे अफ़गानिस्तान क्राइसिस की जड़ें साल 2017 से ही डल गई थीं। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो तालिबान उन्हें एक ओपन लेटर लिखता है। उस लेटर में तालिबान अमेरिका को अफ़गानिस्तान से अपनी ट्रूप्स हटाने के लिए बोलता है। ट्रंप की सरकार और तालिबान के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं और फाइनली 29 फरवरी 2020 में डोहा अग्रीमेंट साइन होता है। ये अग्रीमेंट एक पीस डील था जिसमें यूएस ने अपने ट्रूप्स वापस लेने का सोचा, मगर इस शर्त पे कि तालिबान आगे जाके अल-कायदा जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ज़मीन पे वर्क नहीं करने देगा, और अफ़गानिस्तान से कोई भी मिलिट्री अटैक नहीं होना चाहिए यूएस और उसके एलाइज पर। यूएस ने तालिबान के बहुत से प्रिजनर्स को भी छोड़ दिया। फाइनली 20 साल के समय के बाद, अपने 2000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को खोने के बाद, $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद, यूएस ने उन लोगों के साथ जाके डील करी जिनका 9/11 के टेररिस्ट अटैक में एक हाथ था। यूएस इस डील से अपनी लॉन्गेस्ट फॉट वॉर द अफ़गान वॉर को ख़त्म करना चाहता था, मगर इस डील को दूसरे नज़रिए से देखें तो ये यूएस की हार ही थी, क्योंकि जिस ग्रुप ने उसामा बिन लादेन की अल-कायदा को सपोर्ट करा था, उसी ग्रुप के साथ बैठ के अमेरिका एक डील कर रहा था। और तो और अब वही ग्रुप के हाथ अफ़गानिस्तान 20 सालों के बाद फिर से आ गया है। ये डील के बाद अमेरिका अपने ट्रूप्स को वापस आने की तैयारियां करता है। 1 मई 2021 तक सारे अमेरिकन सोल्जर्स को वापस आने का सोचा जाता है, मगर 20 जनवरी 2021 को अमेरिकन सरकार पलट जाती है। रिपब्लिकन्स हार जाते हैं और डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं। जो बाइडन को अमेरिका का नया प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है। वैसे तो ट्रंप ने बहुत से अमेरिका के सोल्जर्स अफ़गानिस्तान से वापस बुलवा लिए थे, मगर तब भी जब बाइडन आए थे तो 2500 यानी कि 2500 सोल्जर्स अफ़गानिस्तान में थे। बाइडन ने कहा था कि इन 2500 सोल्जर्स को एक एक करके 31 अगस्त 2021 तक वापस बुलवा लिया जाएगा। यूएस की इंटेलिजेंस ने प्रेडिक्ट किया था कि जब अमेरिका के सारे ट्रूप्स वापस आ जाएंगे तब भी तालिबान को 2 से 3 महीने लग सकते हैं पूरे अफ़गानिस्तान में कंट्रोल करने के लिए, मगर ये सब कुछ हफ्तों में ही हो गया। सिर्फ 1-2 हफ्ते में ही तालिबान ने पूरी कंट्री में कंट्रोल कर लिया। तालिबान के इतने रैपिड एडवांस के कारण अमेरिका ने 12 अगस्त 2021 को 3000 यूएस ट्रूप्स और भेजे, जिनका मकसद था कि वो अमेरिकन एम्बेसी, यूएस के नेशनल्स और एसआईवी के एप्लीकेंट्स को सेफली वापस ला सकें।
मगर 14 और 15 अगस्त को तालिबान इतना ज़्यादा रैपिडली एडवांस कर गया कि यूएस को 4000 ट्रूप्स और भेजने पड़े, यानी कि टोटल 7000 ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में थे अमेरिका के एम्बेसी के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। अमेरिका का जो लास्ट प्लेन अफ़गानिस्तान से वापस आया था वो 30 अगस्त के रात के 12 बजे निकला था। इन्हीं दिनों के आसपास और भी नाटो की कंट्रीज़ और इंडिया ने भी बहुत से एयरलिफ्ट करे थे अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए। बाइडन ने जब अनाउंस कर दिया था कि अमेरिकन सोल्जर्स वापस आने वाले हैं तो तालिबान ने अपने अटैक्स शुरू कर दिए। मई में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 15 डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्ज़ा लेना शुरू कर दिया था। तालिबान ने डाला डैम पे भी कब्ज़ा कर लिया था, जो अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम था। जून में तालिबान ने 69 डिस्ट्रिक्ट्स पर और कब्ज़ा कर लिया था। जून में उन्होंने 700 मिलिट्री ट्रक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी सिस्टम्स भी कैप्चर कर लिए थे। जुलाई में तालिबान ने 64 डिस्ट्रिक्ट्स और कैप्चर कर ली थी। इस बार वो अफ़गानिस्तान के दो सबसे बड़े शहर कंधार और हेरात में भी घुस गए थे। अब तालिबान ने अफ़गानी सोल्जर्स को धमकियां भी देने लग गई थी। अफ़गानिस्तान में इतना कुछ हो जाने के बाद उसके पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान अपने बॉर्डर्स पर सोल्जर्स डिप्लॉय करने लग गए। 15 अगस्त आते आते तालिबान ने लगभग पूरे देश पर कब्ज़ा कर लिया था। 15 अगस्त की सुबह को तालिबानी जलालाबाद में भी घुस गए थे। इसके बाद और भी बहुत से शहर तालिबान के अंडर आ जाते हैं और बस अब अफ़गान कैपिटल काबुल ही बचती है। तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेरा हुआ था। 15 अगस्त को जब हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन अफ़गानी लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो उज़्बेकिस्तान गए और कुछ कहती हैं कि वो ताजिकिस्तान गए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि वो हेलीकॉप्टर्स भर के पैसा लेके गए हैं। अशरफ गनी के भाग जाने के बाद काबुल के दरवाजे तालिबानियों के लिए खुल जाते हैं। तालिबान के लोग अब तो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी घुस जाते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ अपनी एम्बेसीज अफ़गानिस्तान में बंद कर देती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ अपने लोगों को एयरलिफ्ट कराती है। अफ़गानिस्तान के लोग अब बहुत डरे होते हैं क्योंकि उन्हें तालिबान के 1996 से 2001 तक के काले दिन फिर से नहीं देखने थे। जब काबुल भी तालिबान का हो जाता है तो तालिबानियों ने कह दिया था कि वॉर इन अफ़गानिस्तान इज़ ओवर, मगर अभी भी तालिबान के हाथ पूरा अफ़गानिस्तान नहीं आया था। जब 1996 में पहली बार तालिबान की सरकार बनी थी तो एक नॉर्दर्न अलायंस बना था। ये एक एंटी तालिबान ग्रुप था और इसको लीड किया था अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तुम ने। आज जब फिर से तालिबान आ गए हैं तो एक नया अलायंस बना है जिसे हम लोग नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफ़गानिस्तान से भी जानते हैं। 17 अगस्त 2021 को अमरुल्लाह सालेह अपने आप को अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित करते हैं। सालेह पहले अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे, मगर जब अशरफ गनी भाग गए थे तो उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इन्होंने अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ ये रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया। ये फ्रंट पंजशीर वैली में बेस्ड है। इन्होंने तो अशरफ गनी के अरेस्ट के लिए इंटरपोल में भी कंप्लेंट कर दी थी। पंजशीर वैली ही एक ऐसी जगह है जो तालिबानी सोल्जर्स के हाथ नहीं आई है। इससे एक पंजशीर कन्फ्लिक्ट 2021 भी शुरू हो जाता है। इस कन्फ्लिक्ट में तालिबान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भी भेज देता है। तालिबान 6 सितंबर 2021 को अनाउंस करता है कि पंजशीर भी अब तालिबान के कंट्रोल में है, मगर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह इन रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि वो अभी भी पंजशीर में तालिबान के खिलाफ खड़े हैं।
ये सब अभी तक चल रहा है, मगर अब तो तालिबान ने अपनी खुद की भी गवर्नमेंट बना ली है, वो भी बिना कोई इलेक्शंस के। यानी कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। इस बार पीएम की पोस्ट लेंगे मुल्ला हसन अखुंड। एक बहुत ही अजीब सी जो चीज़ है कि अफ़गानिस्तान के जो नए इंटीरियर मिनिस्टर होंगे वो एक ग्लोबल टेररिस्ट हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी को चुना गया है अफ़गानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के पोस्ट के लिए। ये हक्कानी नेटवर्क के फाउंडर के बेटे हैं और ये एक क्लासिफाइड टेररिस्ट भी हैं। ये FBI के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन की लिस्ट में भी आते हैं और इनकी अल-कायदा के साथ भी बहुत बनती है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफ़गानिस्तान के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मुल्ला उमर जो तालिबान के फाउंडर थे, उनके बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब अफ़गानिस्तान के नए डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे। तालिबान ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान बना दिया है। अब बात करते हैं कि तालिबान के इस टेक ओवर से दुनिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले बात अपने इंडिया की ही करते हैं। इंडिया पे इससे एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तालिबान ने जब सत्ता ली तो जैश-ए-मोहम्मद के बहुत से कैदी जेल से छोड़े गए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने तालिबान की मदद करी थी, इसलिए तालिबान ने अश्योरिटी दी है कि वो जैश-ए-मोहम्मद को इंडिया में स्पेशली कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पूरी सपोर्ट देगा। ऐसा हो सकता है कि इंडिया में अगले कुछ सालों तक टेररिज्म बढ़ जाए। और तो और इंडिया ने बहुत से इन्वेस्टमेंट भी करे हुए हैं अफ़गानिस्तान में, जो आगे जाके ख़तरे में आ सकते हैं। चाइना तालिबान को पूरा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसे अफ़गानिस्तान के मिनरल्स चाहिए और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में रोड्स बना के ईरान और बाकी के मिडल ईस्ट में एक्सेस चाहिए ताकि वो ट्रेड कर सके और अपना इन्फ्लुएंस भी बनाते रहे। रशिया भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उससे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान में बहुत एसेट्स बनाए हुए हैं, जैसे अलग अलग एयर बेसेस, मिलिट्री फील्ड्स और भी बहुत कुछ। और रशिया नहीं चाहेगा कि तालिबान उन कंट्रीज़ में रशिया के अगेंस्ट जाकर वो सारे एसेट्स खराब कर दे। अमेरिकन फोर्सेस ने रिट्रीट करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी हैं जो आगे जाके तालिबान जिन्हें ग्लोबल टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे कि हाईली एडवांस्ड मिलिट्री गन्स एंड वेपन्स, हाईली एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम्स और एक खुद की एयरफोर्स। इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा और ऐसा हो सकता है कि आगे जाके कुछ सालों में टेररिज्म बहुत ही बढ़ जाए। और इसके पीछे यूएस को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेम करा जा रहा है क्योंकि जो बाइडन की ऐसे वापस आने की टेक्निक के कारण ही तालिबान ने इतना रैपिडली एडवांस करके सारी चीज़ें पे एक कब्ज़ा कर लिया है। इससे यूएस का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था और ग्लोबल पोजीशन थी वो कम होते जा रही है। मगर इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स में जिसने खोया वो एक इंसान था, जिसको खोया वो भी एक इंसान था और जिसके कारण खोया वो एक शैतान था। इस कॉन्फ्लिक्ट में 1550 अफ़गान सोल्जर्स मारे गए, 1000 सोल्जर्स इंजर्ड हुए, 1000 सिविलियंस मारे गए, 2000 सिविलियंस इंजर्ड हुए और कुछ 2.5 लाख से ज़्यादा सिविलियंस और सोल्जर्स डिस्प्लेस हुए। ऐसा कहा जाता है कि कुछ 10,000 तालिबानी सोल्जर्स मारे गए और 5,500 इंजर्ड हुए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना ताकि लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता लगे। कमेंट करके बताना कि इस वीडियो से क्या क्या लर्निंग्स मिली। अगर आपको मेरे दोनों तालिबान वाले वीडियोस की इंग्लिश ऑडियो में भी चाहिए तो कमेंट करके बता दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ही का लॉस होगा क्योंकि इस चैनल से बहुत बढ़िया वीडियोस मिलने वाले हैं। कमेंट करो और बताओ अगला टॉपिक क्या चाहिए। अगले वीडियो तक गुड बाय और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक यू।